कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेंटर ऑफ मास के। He is giving that there is a steel rod of length 1 meter. There is a uniform steel rod of length how much? 1 meter. It is bent in the middle by 90-degree angle. अगर उसको मिडल के अंदर से 90 डिग्री एंगल के ऊपर क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई बेटा। अब वो पूछता है व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो क्वेश्चन को प्रॉपरली हम डिफाइन नहीं किया है, प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन आई एम टेकिंग। इस पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैं क्या निकाल देता हूं? सेंटर ऑफ मास निकाल देता हूं। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, और क्योंकि ये परपेंडिकुलरली बेंट है तो ये आपके पास क्या हो गया? वाई एक्सिस। और जब तक आपकी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, इट्स सेंटर ऑफ मास कैन बी टेकन टू बी एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो आप इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मान सकते हो? इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। अब क्या हुआ बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहां था, अब नहीं है। नाउ आई विल अज्यूम दैट दिस ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। इस ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया कि ये एक की बजाय कितने ऑब्जेक्ट से बन करके बनी है? दो से बनी है। तो मेरे को लगता है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/4 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। कितने लोगों को समझ में आता है? यानी मैंने ऑब्जेक्ट ए मानी, उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/4 0। आती है बात? समझ नहीं आती? इसी तरह से मेरे पास इसका सेंटर कहां पर है? इसका सेंटर यहां पर है, तो इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसके 0 और 1/4। Let mass of this portion is m, mass of this portion is will be also m. बताओ। I think question has been solved. What is the formula for center of mass? अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। यहां पर 3 है नहीं, तो कुल मिलाकर के मेरे पास हो गया m मल्टीप्लाइड बाई 1/4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2m। तो ये मेरे पास 1/8। तो बेटा आपका x कोऑर्डिनेट भी 1/8 आ गया, और y कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया हमारा? 1/8। ठीक है बेटा। एक प्लेट है जिसकी शेप क्या है? टी है। देयर इज ए प्लेट हुज शेप इज टी, और प्लेट की थिकनेस यूनिफॉर्म है। प्लेट की थिकनेस क्या है? यूनिफॉर्म है। इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। किसका क्वेश्चन था ये? अब मुझे ओ पॉइंट चाहिए ना, कहां है? कहां है? आपने ये लिख रखा है कि फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टी शेप्ड
प्लेट फ्रॉम पॉइंट ओ। अब मुझे ओ चाहिए, कहां है? फिगर दे रखा होगा बेटा, और कहीं न कहीं दे भी रखा होगा, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। कहां मानू, आप बताओ मेरे को, किस पॉइंट को ओ मानू? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएगा, तो अगर आप वो पॉइंट बदलोगे तो सेंटर ऑफ मास आंसर जो है वो चेंज होगा। तो मैं एक काम करता हूं, है नहीं वैसे, मुझे ढूंढना पड़ेगा एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, बट आपको समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को ओरिजिन मान लेता हूं, और इस पॉइंट के कंपैरिजन में मैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि रेफरेंस एक्सेस बदलते ही, जैसे मेरे पास ये पॉइंट पी है और कोई पूछे कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप नहीं बता सकते। अब अगर आपसे कोई पूछे ये फर्स्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये सेकंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो अब आपको कोई यूं कहे कि भाई आप इसको इसके रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स बताओ, या फिर इसके रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो बताओ बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? यानी चॉइस ऑफ ओरिजिन अगर आपने बदल दिया तो रिलेटिव पोजीशन क्या हो गई? चेंज। अगर मैं अपने आप को ओरिजिन मान करके चलता हूं तो वो भैया मेरे से 4 मीटर दूर बैठा है, पर उस भैया को अगर ओरिजिन मान करके चल रहे हैं तो वो तो उसके बराबर में बैठा है। तो चॉइस ऑफ ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए बेटा ओ चाहिए था मेरे को। अब मैंने अपना ओ अज्यूम कर लिया, मैं इसके रेस्पेक्ट में निकाल दूंगा। ठीक है, इस टी शेप्ड को दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स में डिवाइड कर लो। इस टी शेप्ड को दो रेक्टेंगुलर प्लेट्स में डिवाइड कर दो, ये कर दिया। पता नहीं डायमेंशंस क्या हैं, आपका फिगर होना चाहिए था बेटा, पर मैं अब ये डायमेंशंस भी मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं। ये डायमेंशंस आई एम टेकिंग 3a, ये मैं ले रहा हूं a, ये भी मैं ले रहा हूं a, और ये भी मैं ये ले रहा हूं मैं 2a। डायमेंशंस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 5a दे रखी है। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन डिफाइंड नहीं है तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 represented by inclined line, and object number 2 represented by horizontal lines। दो ऑब्जेक्ट्स। अब दोनों ऑब्जेक्ट मेरी सिमेट्रिक हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट मेरी सिमेट्रिक हैं, तो मैं उनका सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली लिख सकता हूं। कैसी ऑब्जेक्ट्स हैं, कैसी शेप की ऑब्जेक्ट्स हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का सेंटर कहां पर होगा? जहां पर उसके डायगोनल मीट करेंगे, जहां पर उसके या उसकी साइड्स के बाइसेक्टर मीट करेंगे, या उसकी साइड्स के, समझ पा रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं? या उसके साइड्स के बाइसेक्टर मीट करेंगे। ये मैंने ए मान लिया और ये मैंने बी मान लिया। अब मैं एक्स ए लिख रहा हूं बेटा, यानी ए ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, एक्स ए। कोई जल्दबाजी नहीं। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, दिस लेंथ इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस। कितने लोगों को समझ में आया कि ये जो मेरी लेंथ है जो अलोंग एक्स एक्सिस मेजर हुई वो 3a/2 है। भाई ए तक तो शुरू ही नहीं हुई, यहां तक का डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? ए के बराबर, और उसके आगे कितना चलना पड़ा? a/2। तो कितना कोऑर्डिनेट हो गया? ya। कितने लोग कहते हैं कि भाई ए के बराबर है? नीचे से ऊपर चलना है। व्हाट इज एक्स बी? बहुत जल्दी नहीं चलना।
कितने लोगों को समझ में आया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो 3a/2 के बराबर ही होगा? ठीक है, व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी? कितने लोगों को समझ में आया कि बी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 5a/2 होगा? ये चाहिए ये कितना हुआ? 2a प्लस a/2 किसके बराबर हुआ हमारा? 2a प्लस a/2 के बराबर। अब मासेज और कंपेयर करने हैं, क्योंकि हमारा फार्मूला तो m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। मासेज और कंपेयर करना है। तो प्लेट का मास, एक मेरे पास छोटी प्लेट है, एक मेरे पास थोड़ी सी बड़ी प्लेट है, तो मास किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? एरिया। किसके प्रोपोर्शनल? एरिया। वॉल्यूम के भी कह सकते हो आप, पर क्योंकि थिकनेस यूनिफॉर्म है तो वॉल्यूम वाला कंट्रीब्यूशन, जो थिकनेस वाला कंट्रीब्यूशन है, वो तो दोनों के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो हमारा मास किसके प्रोपोर्शनल? एरिया के प्रोपोर्शनल। तो मैं यूं कहता हूं कि अगर एम ए 2m के बराबर है तो एम बी 3m के बराबर होगा। कितने लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये कितने लोगों को समझ में आया कि मास एरिया के प्रोपोर्शनल होगा? ये कितने लोगों को समझ में आया? सबको आ गया? भाई एम ए आपने कहा एरिया के प्रोपोर्शनल, तो ये प्लेट थी जिसकी हाइट 2a थी और लेंथ a थी, तो एरिया कितना हो गया इसका? 2a² हो गया। तो एम ए किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 2a² के प्रोपोर्शनल हो गया। और एम बी किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 3a² के प्रोपोर्शनल हो गया। तो बेटा मैंने ये मान लिया ये किसके बराबर है? 2m के बराबर है, और ये किसके बराबर है? 3m के बराबर है। तो फटाफट मेरे को इस टी शेप का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बता दो। एक्स तो 3a/2 हो ही गया। इसको तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। y जो है वो किसके बराबर हो गया? 7a/5। x इज करेक्ट, y का पता नहीं। y आप गलत कह रहे हो ना? y इज 4a/5। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट आई एम मान रहा हूं मैं 4a/5 है। x 3a/2 करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? ये लाइन मेरे को सीधी सीधी नजर आती है, इस टी शेप को दो बराबर भागों में बांट रही। लगता है कि आधा मास इसके, लगता है कि आधा मास इसके राइट में और आधा मास इसके लेफ्ट साइड में, पर मैं ऐसी कोई लाइन यहां पर ड्रा नहीं कर सकता, वो मेरे को दिक्कत करता, क्योंकि ये अलग शेप हो गई, ये अलग शेप हो गई, इसलिए आपके पास मैथमेटिकली भी 3a/2 ही आएगा। y कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्या फार्मूला है? बार 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 आप यूज करोगे। क्या फार्मूला है? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो मेरे पास बेटा 21a/2
10, मतलब कि ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ये मीनिंग हुआ। 21 भाई 21 a/10 बताया, वो तो ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ठीक है, मेरे को जचता भी है। क्यों जचता है? ए भारी है या बी भारी है? बी भारी है, तो आपका सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स बी होना चाहिए। किसकी तरफ होना चाहिए? बी की तरफ। कुछ नहीं, आपकी सिंपल कैलकुलेशन से करो, किसी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू m1 2m इंटू 3/2a प्लस 3m इंटू 3/2a डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3m, ये आ गया। कितना आ गया? यहां से 3/2a कॉमन ले लिया, 2m प्लस 3m कितना हो गया? 5m, 5m से 5m कैंसिल हो गया। a में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, x में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट y? करके बताओ बेटा, एक सिंगल रिजल्ट पे पहुंच के बताओ, ये कोई बात थोड़ी हुई छठी का बच्चा बता देता। एवरीथिंग यू हैव। 19a/10 आ रहा है, मे बी 19a/10 आ जाए। नाइनटीन a/10 कितने लोगों का आया? हु हैव रीच्ड टू द रिजल्ट? पहुंचो, फिर चलूंगा आगे। आपका 21a/10 आता है, कोई बात नहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 21a/10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों लोग अपनी कैलकुलेशंस को चेक करो, क्योंकि दो पोजीशन नहीं हो सकती। चेक योर कैलकुलेशंस। मैं सबकी कैलकुलेशंस देखूंगा, आपने कहां लिख रखी हैं, आपने कहां m1 की वैल्यू पुट कर रखी है, कहां y1 की वैल्यू पुट कर रखी है, कहां m2 की वैल्यू पुट कर रखी है, कहां y2 की वैल्यू पुट कर रखी है। आई विल चेक। y क्या था? a क्या था? a था, नाइनटीन a/10 कितने लोगों को आया? फिर हाथ खड़े करो। बाकी लोग सोल्व नहीं कर रहे इसलिए आंसर नहीं आया। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आपका आंसर इसलिए नहीं आता कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। आप करना नहीं चाहते इसलिए आप आंसर तक नहीं पहुंचते। मेरे पास ma 2m के बराबर था, मेरे पास mb किसके बराबर था? 3m के बराबर था, और मेरे पास फार्मूला था ma ya प्लस mb yb डिवाइडेड बाई ma प्लस mb। इतना काम अगर मैंने कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि मैं रिजल्ट तक ना पहुंचूं। ma 2m मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 3m मल्टीप्लाइड बाई 5a/2 डिवाइडेड बाई 2m प्लस, जिसको मैं क्या लिख लूं, ये मेरे पास ऊपर जो
न्यूमिनेटर है उसमें 2 परेशान कर रहा है, तो एक काम करता हूं मैं पूरे न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और पूरे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, जिसको आप एलसीएम लेना कहते हो, है वही चीज। ऊपर पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से, नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से, तो ये मेरे पास आ गया 4ma प्लस 15ma डिवाइडेड बाई 10m। न्यूमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया, तो आप पहुंच गए फाइनल आंसर जो कि आपका किसके बराबर है, 19a/10 के बराबर है। क्लियर? आगे चलें। एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है, उसने कहा है कि सर एल शेप का सेंटर ऑफ मास बताओ, तो इसमें भी आप ऐसे ही कर लो, पर वो ध्यान करना कि आपका इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। हम गलती कर देते हैं कि केवल ये ले लेते हैं, तो अगर आपने इसको ओरिजिन मानना है तो दिस विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? हाँ, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तो अब ये पूरा हो गया, अब इसका सेंटर बदल गया। अब ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो गलती ये मत करना कि ये डिस्टेंस लो ना, फिर ये बढ़ा लो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी काट लो, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सिंपल लगे, जो आपके हाथ लगे वही काट लो। प्रदीप का क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, सेंटर ऑफ मास इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6068 नैनोमीटर फ्रॉम कार्बन एटम। एक कार्बन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है, ये इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है 0.068 नैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। ये डिस्टेंस चाहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स। किसका मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सेंटर ऑफ मास कहां से दे रखा है, 0.068 जो डिस्टेंस दे रखा है हमें, वो कहां से दे रखा है बेटा, कार्बन से दे रखा है, तो कार्बन को ही ओरिजिन मान लेते हैं। जब उसने एक बार कार्बन को रेफरेंस मान लिया तो हम कार्बन को ही क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। और यहां पर क्योंकि लाइन है, वाई एक्सिस मानने की जरूरत नहीं है, एक एक्सिस से काम चल जाएगा, एक एक्सिस से ही काम चल जाएगा। ये कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, 0.068 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ कार्बन, 0। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑक्सीजन, D. He is asking that what is the distance of oxygen from carbon, means we have to calculate the what is the value of D। ये नहीं बेटा, 2 नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहीं नहीं लिखा कि सेंटर ऑफ मास x1 डिवाइड प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा फार्मूला होता तो हम इंटू 2 कर देते, अगर कार्बन और ऑक्सीजन बराबर होते तो 2 कर देते, पर कार्बन और ऑक्सीजन बराबर नहीं, तो क्या है, अगर कार्बन का मास 12m के बराबर है तो ऑक्सीजन का मास 16m के बराबर है। कितने लोगों को समझ में आया, क्लियर है? निकाल दो तो आंसर, निकाल दीजिएगा तो बेटा आंसर निकाल दीजिएगा। कुसुम पानी पिलाओ, गर्म पानी।
ध्यान रखना, इस बार आपको x2 नहीं दे रखा है, x2 कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास दे रखा है। जीरो 0.119, यही कैलकुलेशन तो बेटा करनी होंगी, आती है आपको, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, अपने आप आपको टेबल आ जाएंगी, क्रैमिंग हो जाएगी। एक और आंसर आ गया 0.112, तो ये दोनों लोग चेक करें, क्योंकि आंसर तो एक ही आना है। बेटा 16 को 0.068 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 0.068 तो सेंटर ऑफ मास है, 0.068 तो सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास को आपने कार्बन के मास से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया या ऑक्सीजन के मास से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? नो, सबसे पहले लिखो, बहुत टाइम है अभी आपके पास, सबसे पहले लिखो फार्मूला, x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m। सबसे पहले लिखो टू पार्टिकल सिस्टम का क्या चीज, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। अब लिखो दिया क्या है, दिया क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल डिस्टेंस इज दिस। किसकी जगह 0.068 रिप्लेस करो, x की जगह, नैनोमीटर में है सारा, इज इक्वल टू m1 की जगह क्या रिप्लेस करो, 12 m, 0 16 है इंटू डी डिवाइडेड बाई 28 है। क्लियर बेटा? तो यहां से मेरे पास आ गया d इज इक्वल टू 0.068 इंटू 28 m डिवाइडेड बाई 16 m। m से m कैंसिल हो गया, 4 7, ये तो मेरे को लगता है कि 0.119 आता नजर आ रहा है, ये डेसिमल हटा देता हूं, 100,000 और ये भी शायद कंप्लीट ही जाता है, 17 7 जा 119, तो 119 को किससे डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, if a man of mass m jumps to ground from a height h and his center of mass moves a distance x in time taken by him to hit the ground, show that average force acting on him is mgh by x। यहां पे आदमी खड़ा था, ठीक है बेटा,
मैं मान लेता हूं काफी हाइट पे खड़ा था, एच हाइट पे खड़ा था, एच हाइट पे खड़ा था मतलब उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर था, एच। वो जंप किया, ठीक है। कोई भी आदमी जब जंप करेगा, तो जब जंप करेगा, लैंड करेगा, तो वो डेफिनेटली अपने आप को बेंड करेगा, टाइम ऑफ इंपल्स बढ़ाएगा, उसको एक पर्टिकुलर मोमेंटम मिल गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर मोमेंटम मिल गया, उसकी स्पीड बढ़ गई, उसको स्पीड अपनी घटानी पड़ेगी। अगर वो अपने आप को बेंड नहीं करता, सीधा खड़ा रह जाता है, तो टाइम ऑफ इंपल्स बहुत घट जाएगा, और चेंज इन मोमेंटम जो होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर होता है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंटम उसको अपना डिस्ट्रॉय करना है, तो पर्टिकुलर मोमेंटम डिस्ट्रॉय करने के लिए वो टाइम बढ़ाना चाहेगा। अगर टाइम बढ़ेगा तो उसके ऊपर जर्क कम लगेगा, और टाइम अगर नहीं बढ़ेगा तो उसके ऊपर जर्क बहुत ज्यादा लगेगा। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को यूं नी करके यूं बेंड करता है। तो वो कहता है एक पर्सन जो है वो एच हाइट से जंप करता है, और जंप करने के बाद में वो अपने सेंटर ऑफ मास को एक्स डिस्टेंस लोअर डाउन करता है। कितना डिस्टेंस लोअर डाउन करता है, एक्स डिस्टेंस लोअर डाउन करता है, और अपना रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है। ग्रेविटी की वजह से जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई थी, उस काइनेटिक एनर्जी को वो क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ठीक है। इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। और जब वो जंप करके फाइनल स्टेज पर आ गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, लैंड कर गया और यूं आ गया, इस जगह पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0। लास्ट, बिल्कुल लास्ट, बीच वाली नहीं। यूं तो वो जंप करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर जैसे ही वो लैंड करके गया, तो बॉडी की रेजिस्टिव फोर्स, मसल पावर की रेजिस्टिव फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगी, रिड्यूस करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। पहली काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। लास्ट काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 0। व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और फिजिक्स का रामबाण फार्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिजिक्स का रामबाण फार्मूला कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम। दो फोर्सेस ने वर्क किया, एक तो किया ग्रेविटी ने, मतलब वेट ने, एक तो किसने किया, वेट ने। कितने डिस्टेंस तक किया, एच तक। कितने डिस्टेंस तक किया, एच तक। एक किसने किया, मसल पावर ने। एक किसने किया, मसल पावर ने। मसल पावर ने कब करना स्टार्ट किया, वो लैंड कर गया, और लैंड करने के बाद में उसने रुकने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स। तो मसल पावर की फोर्स ने कितने डिस्टेंस तक वर्क किया, टोटल वर्क कितना हो गया, कितने लोगों को समझ में आया भाई। वेट ने कितना वर्क किया, mgh, और मसल पावर ने कितना वर्क किया, एफ एक्स, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से मेरे पास एफ की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ mgh डिवाइडेड बाई एक्स। माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द फोर्स वाज रेजिस्टिव। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स क्या है आपकी, रेजिस्टिव है। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट, a rope is wound round a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 centimeter,
15 बताया था, नहीं बताया, 27 बताया था। ले तो फिर बता दियो अब कौन सा रह गया, ले पकड़। A circular plate of uniform thickness has a diameter 56 सेंटीमीटर। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अब की बार आपके शायद उसमें भी आया था, एग्जाम में भी आया था। A circular plate of uniform thickness has a diameter of 56 centimeter. Radius is equal to 28 centimeter. ठीक है बेटा। A circular portion of diameter 42 centimeter is removed from one edge of the plate. आराम से समझने की मैं कहता हूं, फिजिक्स से आसान सब्जेक्ट नहीं है कोई, क्योंकि ये क्रैम नहीं करना पड़ता, इसलिए आसान नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलो, ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। ये मेरे पास एक सर्कुलर प्लेट है बड़ी सारी, जिसका ये रेडियस 28 सेंटीमीटर है। इस सर्कुलर प्लेट में से उसने एक सर्कुलर प्लेट निकाल करके बाहर रख दी। इस सर्कुलर प्लेट में से एक और सर्कुलर प्लेट इसने निकाल के बाहर रख दी। कितने रेडियस की सर्कुलर प्लेट निकाल करके बाहर रख दी? लेट आई टेक दैट ए इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो कितना बता रहा है? 42 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है बेटा, कहां से निकाली? कहां से निकाली? एक एज टच हो गया उसका, वन ऑफ द एज इज टच्ड विद दैट। ठीक है बेटा, आई एम टेकिंग इट एट ए। ए लिखा मैंने, क्या लिखा? ए। ठीक है, कहां से निकाली? दिखाई दे रहा है? लेट इट बी बी, लेट इट बी। कहां से डिस्टेंस? सेंटर से। कितना है बी? 7 सेंटीमीटर। कितना है बी बेटा? और ये कितना है? ये कितना है? 28 आर। क्लियर? अब ये क्वेश्चन मैं बदल रहा हूं। मेरे पास आर रेडियस की एक सर्कुलर प्लेट थी, ठीक है, उसमें से मैंने ए रेडियस की एक सर्कुलर प्लेट रिमूव कर दी। उसमें से मैंने कितने रेडियस की सर्कुलर प्लेट रिमूव कर दी? ए रेडियस की सर्कुलर प्लेट रिमूव कर दी। जो सर्कुलर प्लेट मैंने रिमूव की उसका सेंटर ओरिजिनल सर्कुलर प्लेट से बी डिस्टेंस पे था। कितने डिस्टेंस पे था? बी। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल ए, बी एंड आर। यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया था, तुक्का नहीं लगाया तो ये था क्वेश्चन। करें सॉल्व? पूछा क्या है? पूछा ये है कि ये जो मेरा हिस्सा बच गया ना बेकार सा, ये वाला हिस्सा जब मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला हिस्सा मैंने जब रिमूव कर दिया, तो ये जो पीछे मेरा हिस्सा बच गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है ये कैलकुलेट करना। रिमूव ना करें तो सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मेरा लाइंड ऑब्जेक्ट है, जो कौन सी ऑब्जेक्ट है?
लाइंड ऑब्जेक्ट है और शेडेड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मैं मिला दूं, इसको मैं सिस्टम मान लूं, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है? सेंटर पे। कौन सा पॉइंट डिफाइन कर रखा है? उसको ओरिजिन मान लें। यानी आपका ओ जो है, ओ पॉइंट जो है, वो दो पार्टिकल्स का के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। कौन से दो पार्टिकल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है? एक तो शेडेड पोर्शन जो कि हमें निकालना है, और दूसरा नहीं, शेडेड पोर्शन का नहीं निकालना, लाइन पोर्शन का निकालना है। और दूसरा किसका? शेडेड पोर्शन। दूसरा किसका? अब मैं एक चीज लिखता हूं। मान लिया मैंने M1 जो है वो लाइंड सरफेस का मास है, वो लाइंड सरफेस का x कोऑर्डिनेट है, प्लस M2 क्या है? मास ऑफ शेडेड पोर्शन, मास ऑफ शेडेड पोर्शन। x2 क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाई M1 प्लस इज इक्वल टू 0। कितने लोगों को समझ में आया? इस x2 की जगह अगर मैं b लिख दूं तो कितने लोगों को समझ में आया? What was the x2? x2 is the center of mass of the shaded portion. ये है ना मेरा शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ओ डैश पर। ओ डैश का डिस्टेंस ओ से कितना दूर है? क्लियर। अब ये M1 प्लस M2 भी हटा देता हूं। कोई सोच तो नहीं रहा है सर ने M1 प्लस M2 कहां हटा दी? क्या कर दिया मैंने? M1 प्लस M2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 0 हो गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई कह दो, वो आपका 0 हो गया, जो भी मर्जी डिफाइन। अब मेरा x1 हो गया, किसके बराबर हो गया? माइनस M2B डिवाइडेड बाई व्हाट? क्लियर। अब मास का चक्कर है, अब मास का चक्कर है तो ये तो मेरे 11वीं की प्रॉब्लम बची नहीं, ये तो मेरी 6th और 7th क्लास की प्रॉब्लम बच गई। अगर इस टोटल सर्कुलर प्लेट का मास कैपिटल M हो, अगर इस टोटल सर्कुलर प्लेट का मास कैपिटल M हो तो शेडेड पोर्शन का मास कितना होगा? नहीं सॉरी, हाँ, शेडेड पोर्शन का मास कितना होगा वो निकाल के बताओ। चलो देखते हैं कौन कर पाता है। अगर पूरी सर्कुलर प्लेट का मास कैपिटल M है तो शेडेड पोर्शन की सर्कुलर प्लेट का मास किसके बराबर होगा? आई वांट दिस। M2 कितना होगा? लगाओ दिमाग लगाओ। बारह बजे मैडम की टीचर का रूम में। ये वाली एनसीईआरटी किसकी है? ये क्वेश्चन हो गया है बेटा आपका एल शेप का। एल शेप का पूछा था आपने, एल शेप का हो गया है बेटा। अच्छा आपने तो रेडियस लेके वो सीधा सीधा कर दिया ना? कैसे किया? क्या कंपेयर किया?
पहले सबसे पहले बड़े वाले सर्कल का मास निकाला, फिर छोटे वाले का निकाले, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसका m1 का मास आ गया। एरिया के प्रोपोर्शनल निकाला, एरिया से ही निकाला ना, एरिया से, ठीक है। बेटा आज और करना क्वेश्चन, कल करेगा ना। अगर कैपिटल एम, अगर आपका कैपिटल एम जो है पूरी सर्कुलर प्लेट का मास है और स्मॉल एम जो है वो छोटी वाली यानी शेडेड सर्कुलर प्लेट का मास है, तो ये कंडीशन जस्टिफाई होती है। कितने लोगों को समझ में आया? एरिया के प्रोपोर्शनल भैया, तो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, पर ये तो प्लेट है जिसकी थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया। तो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देता हूं। m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कैपिटल M a स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब मैं x1 की वैल्यू लिख रहा हूं बेटा, m2 माइनस m a स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू b डिवाइडेड बाई व्हाट इज m1? बताओ कितने लोगों को समझ में आया? मैं शेडेड पोर्शन निकाल दिया, जो बच गया उसका मास। फाइनल आंसर बता दो तो फिर मेरे को इस क्वेश्चन का। पहले तो इसी को सॉल्व करना जो आपके क्वेश्चन में आया था, यानी ये बच गया मेरे पास m इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने यही किया है, यही किया। m में से क्या सब्ट्रैक्ट किया है? स्मॉल m सब्ट्रैक्ट किया है, तो m मेरा कॉमन आ गया और 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बच गया। आर स्क्वायर को मैंने एलसीएम ले लिया, आर स्क्वायर माइनस क्या बच गया? ए स्क्वायर बच गया। आर स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया? आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एम से क्या कैंसिल हो गया? एम कैंसिल हो गया। x1 किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द जनरल फार्मूला। जब आपको क्रैम किया जा सकता है तो क्रैम कर लो, नहीं तो बेटा तरीका आपको आएगा ही। ठीक है ना? व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स हियर? यहां पर डिफरेंट थिंग्स क्या है? आर बड़ी प्लेट का रेडियस था, ए छोटी प्लेट का रेडियस था जो काटी है, और बी छोटी प्लेट के सेंटर का बड़ी प्लेट के सेंटर से डिस्टेंस था। क्रैम किया जा सकता है तो क्रैम करो। और इन द प्रेजेंट क्वेश्चन, in the present question a was equal to 21 multiplied by 21 multiplied by 7 divided by 28 minus 21 into 28 plus 21। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी से ब्रेक कर दिया। यहां से मेरे पास ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मेरे पास हो गया 49, 49 हो गया। ये 7, ये 7, ये 7 और ये आपके पास 9 सेंटीमीटर।
बंद करना इसको।